Hello everyone, welcome back once again with a new video of ज्ञान बाय सौमेन झा। मैं आपका दोस्त एंड मेंटर सौमेन झा स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। जी हाँ बच्चों, हम आ चुके हैं क्लास 9th की ओर एंड आज 9th वालों को साथ में जो लोग भी पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, जो लोग भी वीडियोस को इसलिए देखते हो तो क्योंकि उनको कंटेंट से कुछ सीखना है, कुछ जानना है, ज्ञान से ज्ञान की बातें लेनी है, तो वो लोग इस वीडियो को कंप्लीट देख सकते हो। आज जिस चीज की हम लोग बात करेंगे वो होगी रशियन रेवोल्यूशन। जी हाँ, रूस में क्रांति की बात होगी। रूस में जो मोनार्कियल रूल है जार का, जिसको वहां के राजा को जार बुलाते हैं, तो जार के रूल का खात्मा, बिगिनिंग ऑफ सोशलिज्म की बात करेंगे इस चैप्टर में हम लोग, कि जो समाजवाद की परिभाषा है सोशलिज्म, उसकी परिभाषा का जनन कैसे हुआ, कैसे वो ओरिजिन हुआ। हम यहां बात करेंगे मार्क्सिज्म की, है ना, कार्ल मार्क्स के आइडियोलॉजीज की बात करेंगे, और हम यहां बात करेंगे यूनियंस की, वर्कर यूनियंस की। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत कुछ है, क्योंकि रूस ने विश्व को एकता और संगठन की वह ताकत दी है बच्चों, वह पाठ सिखाया है जिसने पूरे देश को संगठित होके, मतलब पूरे विश्व को संगठित होके चलने और उसके महत्व को एक तरीके से क्या किया है, एंटरटेन करना और उसको लर्न करवाया है। हम इस चैप्टर में, इस वीडियो सीरीज में पार्ट 1 कवर कर रहे हैं, जिसमें हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9th के इस चैप्टर के पार्ट 1 को ओवरऑल कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे अच्छे से डिटेल्ड वे में। ठीक है, आगे के वीडियोस के लिए जुड़े रहिएगा। आपको फिर नेक्स्ट डे होपफुली आपको अगली पार्ट इसकी मिल जाएगी, अगली सीरीज मिल जाएगी। ठीक है ना, हमारी ऐप आ रही है, जब ऐप आ जाएगी तो हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। तो तब तक के लिए जुड़े रहो, देखते रहो और वीडियो को पूरा देखना, बीच में छोड़ के मत जाना। अगर छोड़ना हो तो आओ ही मत, है ना, अभी निकल जाओ भाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। ज्ञान की बात ज्ञान के साथ, ज्ञान बाय सौमेन झा ऑन रशियन रेवोल्यूशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, जैसे ही आप एनसीईआरटी में आओगे ना, एनसीईआरटी का अपना बुक ओपन करोगे, कुछ ऐसा इंटरफेस आपको दिख जाएगा। ये चैप्टर का फर्स्ट पेज है एग्जैक्टली, जो आपको क्लियरली मेंशन यहां पे दिख जाएगा। ठीक है, और इसके साथ हम लोग शुरू करेंगे द एज ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल चेंज, है ना। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं सामाजिक बदलाव। तो सवाल यह है कि यहां किस सामाजिक बदलाव की बात हो रही है ना। हम इसको दोनों परिप्रेक्ष्य में समझेंगे, मतलब भारत के परिप्रेक्ष्य में और यूरोप के परिप्रेक्ष्य में। ठीक है, क्योंकि रशिया भारत मतलब एशिया का भी हिस्सा है, तो इस भारतीय संस्कृति से भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, और यूरोप का हिस्सा है, तो एक तरीके से यूरोपियन पश्चिमी सभ्यता का भी मूल रहा है, केंद्र रहा है। तो हम दोनों के ओवरऑल समझेंगे। देखो, एशिया यानी कि अगर मैं इंडिया की अगर बात कर दूं, तो इंडिया में क्या था, हमारे पास ओल्ड सिस्टम के तौर पे वर्ण सिस्टम था, वर्ण सिस्टम। ये वैदिक सभ्यता की देन है, और जिसमें समाज को यानी कि सोसाइटी को ना डिवाइड किया गया था किसमें, तो ब्राह्मण, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ठीक है ना, क्षत्रिय, वैश्य, ठीक है, वैश्य यानी कि बिजनेसमैन, और लास्टली था शूद्र यानी कि लोअर क्लास। इस कैटेगरी में क्या है बच्चों प्रॉब्लम, कि इस कैटेगरी में जो सबसे लोअर है वो है शूद्र है, और शूद्र लोगों को कोई अधिकार नहीं होते थे, इनको एज अ अनटचेबल या इंफीरियर माना जाता था। ठीक है, ये नियम बनाते कौन थे, तो ब्राह्मण्स। याद रखना, ब्राह्मण वो वर्ग होता था समाज का जो पढ़ा लिखा होता था, जानकार होता था, वेदों को जानने वाला होता था, और यही लोग समाज के कायदे कानून नियमों को बनाते थे और उसका परिचालन किनसे करवाते थे, तो वो थे क्षत्रिय। ठीक है, यानी कि क्षत्रियों का मूल रूप से कर्तव्य था कि समाज का को परिचालित करना, उसको चलाना। ठीक है ना, एज अ शासक, एक शासक के तौर पे, एक राजा के तौर पे। ठीक है, और नियमों को बनाने का काम किसका था, ब्राह्मणों का। तो इस तरीके से समाज में ये दो मुख्य आप कह सकते हो पिलर्स थे, जो भारत के समाज को, या एशिया के अंदर आप किसी भी देश में चले जाओ तो वहां इसको देखा जाता है। हम अगर इस्लाम की बात करें बच्चों, तो इस्लाम में
यही ब्राह्मण कौन हो जाएगा? मौलवी या मौलाना। ठीक है, मौलाना या मौलवी वो लोग हो जाएंगे स्कॉलर्स, जिनको हम लोग इस्लामिक स्कॉलर बोलते हैं, यानी कि मुस्लिम समाज के इस्लाम के स्कॉलर है ये लोग, जानने वाले हैं। और इनके मर्जी से नवाब या जो राजा होते थे, शासक, वो चीजों को क्रियान्वयन करते थे, उसको रेगुलेशन करवाते थे। सो ओवरऑल टॉपिक समझ गए होंगे आप कि भैया ब्राह्मणों का ही कंट्रोल था इनडायरेक्ट वे में। सिमिलरली यहां पे जब मैं बात करूंगा बच्चों यूरोप की, जब यहां बात मैं करूंगा यूरोप के, तो यूरोप में भी क्या था ना, यूरोप में एक धर्म है जिसका नाम है क्रिश्चियनिटी। ठीक है, और आप सबको पता है कि क्रिश्चियनिटी धर्म भी दो प्रकार का, दो टाइप का था। पहले टाइप को हम लोग बोलते हैं रोमन कैथोलिक। ठीक है, रोमन, एक सेकेंड, रोमन कैथोलिक। ठीक है, ये जो रोमन कैथोलिक थे ना, यहां जो पोप हुआ करते थे, पोप, दे यूज टू एक्ट एज अ ब्राह्मण। भारत के ब्राह्मणों की तरह पोप का ओवरऑल ये था, यहां पे आइडेंटिफिकेशन आप कह सकते हो। सो द लॉज, रूल्स या ओवरऑल सिस्टम formed by the pope and it was regulated by the kings। ठीक है, किंग्स कहो आप रशिया के संदर्भ में जार कह लो। ठीक है, तो ये वो लोग हैं जो इनकी बातों पे इसको फॉलो ऑन करवाते थे। तो सोसाइटी का डिवीजन कुछ ऐसा ही था। अब समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी, समाज का विभाजन था, इसमें लोअर कास्ट होंगे, इसमें इंफीरियर कास्ट होगा, इसमें अनटचेबल कास्ट होगा, यहां पे रेसिज्म की बात होगी, ब्लैक्स एंड व्हाइट की बात होगी। तो ये जो समाज का जो बंटवारा था ना, इस ढांचे को बदलने के लिए ही इस टर्म का इस्तेमाल किया गया, सोशल चेंज। यानी कि अब कुल मिला के अगर आप समझे तो क्या निकल के आया कि हम 19वीं शताब्दी की बात करेंगे इस चैप्टर में। 19वीं शताब्दी वो शताब्दी है जो बदलाव की ओर अग्रसर हो गई। ठीक है, उसके बाद से, ठीक है, लोग तथ्यों और सोचने पे मजबूर हो गए कि क्या फैक्ट है और समाज का विभाजन क्या जाति या धर्म या किसी एक यू कैन से ब्राह्मण या पोप के कहे अनुसार किया जाना उचित है, या सबको समान अधिकार मिलना चाहिए अपने आप को साबित करने का, अपने व्यक्तित्व को आपके सामने रखने का। ठीक है, इसी को हम लोग सोशल चेंज यानी कि सामाजिक बदलाव कहते हैं, मतलब विचारों में बदलाव। ठीक है, अगर मैं मोटा मोटा फिर बोलूं तो विचारों में बदलाव। ठीक है, ये कौन से विचार थे? ये ब्राह्मणों के अगेंस्ट वाले विचार थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में आपको आगे दिखा देते हैं। ठीक है, लिखा हुआ देखो, with the powerful ideas of freedom and equality that circulate in Europe after French Revolution, the French Revolution opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured। देखो यहां पे सोसाइटी वाज स्ट्रक्चर्ड, यानी कि समाज को जिस तरीके से बनाया गया है उसमें बदलाव की संभावना को पहली बार यूरोप में किसने, तो फ्रांस की क्रांति ने खोला। यानी कि फ्रांस की क्रांति ने उस ढांचे में एक सेंध लगा दी। कौन सा ढांचा? जो पोप या राजाओं ने बना रखा था। आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन में ऑलरेडी पढ़ा है किसके बारे में? फर्स्ट ई स्टेट, सेकेंड ई स्टेट एंड थर्ड ई स्टेट के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। Before the 18th century, society was broadly divided into e-states and orders. It was the aristocracy and the church। देखो ध्यान दो, बहुत अच्छे से समझ लो इस चीज को और दिमाग में डाल लो। The aristocracy मतलब जमींदार या राजा, and the church which controlled economic social power। भैया ये वो लोग दो लोग थे, एरिस्टोक्रेट्स और चर्च, जो कंट्रोल करते थे इकोनॉमिक एंड सोशल पावर को। ठीक है ना? Suddenly after the revolution, it seemed possible to change this। जब रेवोल्यूशन शुरू हुए, समाज के अंदर ऐसे लोग निकल के आए जिनको रिफॉर्मर कहा जाता है, रिफॉर्मर्स। ठीक है, रिफॉर्मर, देखो ये एक वर्ड है, री मतलब पुनः और फॉर्मर मतलब बनाना, मतलब जो सामाजिक ढांचा है उसको बदल के
पुनः उसको व्यवस्थित करवाने वाले लोग, ऐसे विचार के लोगों को रिफॉर्मर कहा गया, जो पहले से व्याप्त ढांचा में बदलाव चाहते थे। ठीक है, इन रिफॉर्मर्स ने क्या किया, समाज के बदलाव की बात की। भारत में ऐसे रिफॉर्मर कौन थे? इन इंडिया राजा राम मोहन रॉय, विविन डेरेजियो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, है ना, दयानंद सरस्वती, ये वो लोग कुछ रिफॉर्मर्स हैं जिनको हम लोग फेमिनिस्ट बोल सकते हैं। आप इनको एज अ रिफॉर्मर कह सकते हैं, समाज सुधारक, ठीक है, कह सकते हो। ठीक है, तो ये लोग ने प्रयास किया। होप इस पैराग्राफ को आप समझ गए होंगे कि क्या बोलना चाह रहा है ये पैराग्राफ आपको और क्या बताना चाहता है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड पैराग्राफ पे चलते हैं और कुछ जानने का प्रयास करते हैं कि क्या लिखा है। ठीक है, नॉट एवरीवन इन यूरोप हाउएवर वांटेड अ कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। देखो अब यहां बात किसकी होगी, तो अब यहां बात होगी तीन धारों की, या वो तीन धड़े कौन से होंगे, ये तीन विचारों की बात हम यहां करेंगे। हम यहां बात करेंगे किस चीज की, तो विचारों की बात करेंगे हम यहां। कैसे विचार होंगे ये विचार होंगे नंबर 1 जिनको हम लोग कहेंगे लिबरल्स, नंबर 2 जिनको हम लोग कहेंगे रैडिकल्स, और नंबर 3 जिनको हम लोग कहेंगे कंजर्वेटिव्स। ठीक है, आगे मैं चैप्टर में डिटेल करवाऊंगा। ये तीन विचारधारा के लोग हो गए। एक को हम लोग बोल रहे हैं लिबरल, दूसरे को हम लोगों ने बोला, ओह सॉरी मिट गया ना, दूसरे को हम लोगों ने बोला लिबरल्स, रैडिकल्स, और तीसरे हो गए हमारे कंजर्वेटिव्स। भैया आगे बात करेंगे अभी कि भैया ये जो लिबरल्स थे ना, इन लिबरल्स का कॉन्सेप्ट क्या था कि भैया लिबर्टी, देखो ये लिबरल वर्ड निकला है कहां से, तो एक वर्ड है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब क्या होता है, ये बना है लिबर से। क्या है, लिबर्टी वर्ड बाबू बना है किससे, लिबर से। लिबर क्या है, एक लैटिन वर्ड है। कैसा वर्ड है, तो लैटिन वर्ड, लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका नाम है लिबर, और लिबर से बना है लिबर्टी, लिबर्टी से बना है लिबरल, और इसका मतलब होता है फ्री, यानी कि आजाद। ऐसे लोग जो आजाद विचारधारा के हैं, जो आजाद है ख्यालों में, और वो एक बदलाव चाहते हैं समाज के अंदर। ठीक है, आगे डिटेल करेंगे कुछ इनके बारे में। देखो ये है रैडिकल्स। रैडिकल कौन है, ये वो लोग हैं जो कि समाज में बदलाव भी चाहते हैं और ये तुरंत बदलाव के पक्षधर में थे। ठीक है, तो इस तरीके से रैडिकल्स, और तीसरे हो जाएंगे कंजर्वेटिव, यानी कि वैसे लोग जिनको समाज के इस ढांचे में, इस संरचना में कोई बदलाव मंजूर नहीं था। उनके हिसाब से पूर्वजों के द्वारा किए गए इस ढांचे को, बनाए गए इस ढांचे में बदलाव समाज के अंदर छेड़छाड़ करने जैसा होगा। तो ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सोसाइटी का। ठीक है, कहां का, रशिया का। चलिए हम लोग डिटेल करेंगे एक एक करके। किसके बारे में, सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग लिबरल्स के बारे में। देखो यहां पे लिबरल्स का दिया भी हुआ है, आ जाओ सेकंड पेज पे ध्यान दो। देखो हाँ जी, एक सेकंड, हाँ देखो, लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूल। दे वांटेड टू सेवगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल्स अगेंस्ट द गवर्नमेंट। देखो यहां पे पहली बात ये है, यहां तक है पहली बात। ठीक है, बात नंबर 1 है, यहां तक है बात नंबर 1। क्या है ये बात नंबर 1, लिबरल्स की जो ये कौन थे, ये लोग खुले विचारधारा के थे। दे आर द फॉलोअर्स ऑफ डेमोक्रेट्स। ठीक है, ये लोग एक तरीके से दे वांटेड अबॉलिशन ऑफ, आप कह सकते हो कि एबॉलिशन ऑफ मोनार्की। ठीक है, मोनार्की यानी कि राजतंत्र का खात्मा चाहते थे। डेमोक्रेट्स थे ये लोग, एक तरीके के डेमोक्रेसी के पक्षधर थे। ठीक है, और दे वांटेड टू सेफगार्ड द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द गवर्नमेंट, यानी कि हर एक के जो अधिकार है उसको बचाना, उसको बचाए रखने का इनका था। मतलब राइट टू इक्वालिटी या राइट टू प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ कह सकते हो आप। दे आर्ग्यूड फॉर रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, यानी कि जैसा डेमोक्रेसी में होता है वैसी एक सरकार की संरचना की इनकी डिमांड थी, इनकी इच्छा थी। सब्जेक्ट टू लॉ इंटरप्रेटेड बाय वेल ट्रेन्ड जुडिशियरी, एक न्यायपालिका हो, यानी कि ओवरऑल दो बातें निकल के आ गई। पहली पार्लियामेंट्री फॉर्म, यानी कि इसको लेजिस्लेटिव बोलेंगे। दूसरी जुडिशियरी, यानी कि लेजिस्लेटिव हो, जुडिशियरी हो। एग्जीक्यूटिव की बात भी आगे निकल के आएगी। However, they were not Democrats.
लेकिन जो इनकी मतलब ओवरऑल कार्य प्रणाली थी वो कैसी थी, वो डेमोक्रेट्स जैसी नहीं थी। अब देखो यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि वो डेमोक्रेट्स नहीं है। बहुत ध्यान से इसको बात को समझ लो, इस चीज को अच्छे से समझो कि उनको क्यों डेमोक्रेट्स नहीं कहा गया, उनको क्यों, जबकि उन्होंने पार्लियामेंट्री फॉर्म की मांग की है, लेकिन डेमोक्रेट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि बच्चों ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है, किस चीज में विश्वास नहीं करते थे? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या कहता है कि भैया इक्वल राइट्स, ठीक है, इक्वल वोटिंग राइट्स, सबको बराबर वोटिंग राइट्स मिले। जिसमें कौन कौन आता है? इसमें भैया मेल आएगा, इसमें फीमेल आएगा, इसमें रिच आएगा, इसमें पुअर आएगा। मतलब अमीर हो, गरीब हो, मेल हो, फीमेल हो, हर कोई वोट कर सकता है। ऐसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, और इस व्यवस्था को मानने वाले देश को हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। लेकिन ये लिबरल्स जो थे वो वोटिंग तो चाहते थे, लेकिन वो वोटिंग किसकी चाहते थे? तो वो वोटिंग चाहते थे सिर्फ और सिर्फ ऐसे लोगों की, द फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट्स। देखो ध्यान दो, केवल संपत्ति वाले लोग, यानी कि जो अमीर लोग हैं, जो अमीर धरा है रूस का, केवल वो वोट कर सके, ऐसी उनकी डिमांड थी, ऐसी उनकी इच्छा थी। ये वुमेन्स के पक्षधर नहीं थे, और वुमेन्स को इंफीरियर या कह सकते हो कि बिहाइंड द मेन समझने वाले लोग थे। ठीक है, आइए रेडिकल्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, कि भैया रेडिकल्स के क्या सोच था। क्या रेडिकल्स भी बिल्कुल उसी सोच ख्यालात के थे जैसे कि अपने, है ना, ये लिबरल भाई साहब है? चलिए देखो, इन कॉन्ट्रास्ट टू रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री। अब देखो ये क्या निकल के आया कि इनकी जो डिमांड थी वो क्या थी कि आप इनको भी एज अ डेमोक्रेट नहीं बोल सकते। बात को समझो कि डेमोक्रेट तो ये भी नहीं थे, हालांकि इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, इन्होंने वुमेन्स को राइट टू वोट की बात की है, लेकिन डेमोक्रेट ये भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक मेजॉरिटनिज्म सरकार चाहते थे, यानी कि एक मेजॉरिटी की सरकार चाहते थे। और ऐसी सरकारों को, या बच्चों ऐसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं कम्युनलिज्म। ध्यान दो, एक टर्म है कम्युनलिज्म। ठीक है, तो ये लोग कम्युनल थे, है ना, एक जाति या संप्रदाय, या क्यों कहूं कि किसी एक पर्टिकुलर धर्म को बेस बना के, जिसकी मतलब यू कैन से पूरे देश में ज्यादा संख्या हो, उसकी सरकार की और उसके ही सत्ता की बात पे इनका भरोसा था। ठीक है, जैसे कि मैं कहूं कि इंडिया है, मैं भारत में हूं, एक हम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं, हिंदुओं की जो संख्या है वो ज्यादा है भारत के अंदर, तो इसके अनुसार, रेडिकल सिस्टम के अनुसार हिंदुत्व का राज होगा, केवल हिंदू ही राज करेगा, चाहे शासक जो भी हो। तो ये सिस्टम था इनका, जो कि डेमोक्रेसी के खिलाफ है। लिबरल्स दे अपोज द प्रिविलेजेस ऑफ द ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। चलिए एक और बात निकल के आई कि ये लोग एक और चीज क्या थे, ये लोग अगेंस्ट थे कैपिटलिज्म के। ध्यान दीजिएगा, कैपिटलिज्म के प्रखर विरोधी थे, पूंजीवाद। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे मुकेश अंबानी, अडानी, टाटा, मित्तल, ये जो ग्रुप है, बड़े कंपनियां, इनके पास क्या है, पूंजी का, कैपिटल का बहुत बड़ा एक भाग है इनके पास। हाल ही में 5-6 दिन पहले आई वर्ल्ड सर्वे के रिपोर्ट के अनुसार भारत असामान्य यू कैन से वेल्थ के क्षेत्र में पहले स्थान पे है। हमारे पास भारत की 1% आबादी के पास भारत की कुल वेल्थ यानी कि धन का 22% हिस्सा है। आप समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है कि भारत के 22% धन 1% लोगों के पास है। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे बाबू नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये होगा हमारा कंजर्वेटिव, यानी कि वो बात जो रूढ़िवादी है। ठीक है, वो लोग जो लोग विश्वास करते हैं कि भैया नहीं बदलना चाहिए। दे वर अपोज टू द रेडिकल एंड द लिबरल्स। उन्होंने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? बिकॉज दे आर द कंजर्वेटिव्स, है ना, एंड दे जनरली अपोज टू द आइडियाज ऑफ चेंज। बदलाव के विचार में ये नहीं थे। हालांकि बाद में चल के इन्होंने स्लो प्रोसेस,
एक धीमे बदलाव की बात जरूर कही थी कि हाँ अगर बदलाव हो भी तो इतना धीरे हो कि इस बदलाव में एक समय लगे और साथ ही साथ बदलाव हुआ इस बात का एहसास समाज को ना हो और हम धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसर भी हो जाएं। तो इस मानसिकता के साथ कौन थे? कंजर्वेटिव यानी कि रूढ़िवादी लोग। ठीक है, अब मैं हमेशा बोलता हूं कि आप इन तीनों टॉपिक को याद कर सकते हो एक मूवी के नाम से। आपने एक मूवी देखी होगी अक्षय कुमार की, टॉयलेट एक प्रेम कथा, है ना। अब देखो टॉयलेट एक प्रेम कथा इस तीनों को फिट करेगी। कैसे भैया? मूवी के अंदर जो एक्ट्रेस है, ठीक है, एक्ट्रेस आई थिंक भूमि पेडनेकर है या हुमा कुरैशी, मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। तो भूमि पेडनेकर या हुमा कुरैशी जो भी है, आप कमेंट करके बताना कौन है, कौन एक्ट्रेस है इस मूवी की। सो एक्ट्रेस कौन हो जाएगी? रेडिकल हो जाएगी। ठीक है, जिसको तुरंत घर में टॉयलेट चाहिए था, बदलाव तुरंत चाहिए था, घर के अंदर तुरंत टॉयलेट चाहिए था, तो भैया एक्ट्रेस हो गई रेडिकल। लिबरल कौन है? लिबरल था अक्षय कुमार। अक्षय कुमार मूवी में वो लिबरल है क्योंकि वो बदलाव तो चाहता है, लेकिन वो चाहता है कि धीरे धीरे बदलाव हो, सबकी मर्जी से बदलाव हो और वो बदलाव की तरफ अग्रसर है। अक्षय के जो फादर हैं, अक्षय के पिता, ठीक है, उस मूवी के अंदर वो पंडित जी वो कहते हैं कि राम राम, जिस घर में तुलसी उसी आंगन में शौच, ये पाप हमसे ना होगा। तो भैया फादर साहब कौन है? ये कंजर्वेटिव है। क्या है बाबू? कंजर्वेटिव, जो बदलाव के पक्षधर नहीं है, जो बदलाव नहीं चाहते हैं। तो टॉयलेट एक प्रेम कथा इस तीनों किरदारों को पूरी तरीके से चरितार्थ करती है, यानी कि ओवरऑल इसको क्लियर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। हम लोग नेक्स्ट टर्म में आ जाते हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड द सोशल चेंज। देखो बच्चों, इंडस्ट्रियल सोसाइटी, पहले ये समझ लो कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी का मतलब क्या है। इसका मतलब है बिगिनिंग ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण की शुरुआत। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है कि एक लगातार क्रम में एक के बाद दूसरी फैक्ट्री खुलने लगे, यानी कि इंडस्ट्री सेटअप होने लगे। ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में आपको ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स की नीड होगी, और जहां वर्कर्स आएंगे, जहां लोग बैठेंगे, वहां उनमें दोस्ती होगी, फ्रेंडशिप भी हो जाएगी, और जब फ्रेंडशिप होगी तो सेंस ऑफ इक्वालिटी की बात होगी। अपना दुख सुख साझा करेंगे, एक दूसरे से बांटेंगे, एक दूसरे से अभिप्रेरित होंगे, और इस भाव में, है ना, ये जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या करेगा? उन्हें एक दूसरे से जोड़ देगा, लिंक करेगा। तो भैया इंडस्ट्रियल सोसाइटी रशिया में इंडस्ट्रियल सोसाइटी ने एक नया रास्ता खोला। किस चीज का? इक्वालिटी का, कनेक्टिविटी का और यूनिटी का। ठीक है, चलिए पहले बात करेंगे कुछ सिचुएशंस की, जल्दी से समझते हैं। These political trends were sign of a new time. It was a time of profound social and economical change. ठीक है, रूस के अंदर बहुत सारी चीजें नई हो रही थी, नई इंडस्ट्रियां लग रही थी, नया रेलवे डेवलप हो रहा था जो कनेक्टिविटी को अच्छा करेगा, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने को तैयार था रूस के अंदर। इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे खासियत, आप बुरी बात कहो या अच्छी बात कहो, हालांकि है तो बुरी बात, लेकिन इसको दूसरे सेंस में अच्छा कहा जा सकता है, वो मैं समझाऊंगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रॉट मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन फैक्ट्रीज। देखो मेन, पुरुष, महिला, बच्चे सब फैक्ट्रियों में आ गए। अच्छी बात क्या होगी? सेंस ऑफ इक्वालिटी एंड सेंस ऑफ यूनिटी क्रिएट होगा यहां से। ठीक है ना, जब आप स्कूल जाते हो, आपके दोस्त बनते हैं, तब तो दोस्ती होती है, और दोस्ती होगी तो एकता होगी। भाई मार हो गया, भाई उसने मुझे मार दिया, अच्छा मार दिया, तुरंत फोन निकाला आपने, एक भाई पिटा गया, दूसरे भाइयों को बताया, सारे भाई मिल गए, मिल करके पहुंच गए मार करने, है ना। तो ये जो लॉजिक है, कॉन्सेप्ट है, ये क्यों डेवलप हुआ? स्कूल की वजह से हुआ, जहां आप मिले, अलग अलग जगहों के बच्चे मिले, और मिल करके आपके अंदर एक सेंस ऑफ इक्वालिटी, यूनिटी क्रिएट हुई। ठीक है, तो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली डन। अच्छी बात यह है। बुरी बात क्या है? वर्किंग आवर्स आर लॉन्ग, वेजेस आर लेस। ठीक है, महीने कम थे।
अनएम्प्लॉयमेंट वॉज कॉमन, काम नहीं था, लोग किसी भी कंडीशन में जी लेते थे। सो हाउसिंग एंड सैनिटेशन की पूरी व्यवस्था नहीं थी, और एक तरीके से दे आर लिविंग अ मिजरेबल लाइफ, they are just living in a kind of scenario or situation which is very worst. They are not having like you can say 2 time of food. ठीक है, so that is what exactly the condition of that region during that time of Russia. ठीक है, under the industrialization. You will see a picture over here. ठीक है, and this picture in NCERT you can see कि कैसे यहाँ लिखा हुआ है कि द लंडन पुअर इन द मिड 19th सेंचुरी एज सीन बाय कॉन्टेम्पररी। हेनरी मैहवे लंदन के लेबर यूनियन के लोग थे जिन्होंने इसको ड्रॉ आउट करके बनाया था, इसमें दिखा रहा है कि भाई कैसे गरीब लोग जो है, जो अमीर लोग हैं वो लोग मज़े मार रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, और यहाँ गरीब लोग जो है वो पड़े हुए हैं रोड किनारे, और वो लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, मर रहे हैं। So that exactly creates a difference. ये अमीर और गरीब के बीच का अंतर है जो इस पिक्चर बताना चाह रहा है आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं इंडस्ट्रियल सोसाइटी कैसा था वहां का, उस बारे में थोड़ा सा। ठीक है, आप यहां से जब रीड करोगे ना तो यहां आपको क्वेश्चन क्या मिल जाएगा कि द इकोनॉमिकल सिचुएशन, ठीक है, द इकोनॉमिकल कॉज ऑफ रशियन रेवोल्यूशन। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन का इकोनॉमिकल कॉज है ये, आप ऐसा कह सकते हो। ऑलमोस्ट ऑल द इंडस्ट्री वॉज द प्रॉपर्टी ऑफ द इंडिविजुअल्स, लिबरल्स एंड रैडिकल देमसेल्व्स वर ऑफन प्रॉपर्टी ओनर्स एंड एम्प्लॉयर्स, हैविंग मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल वेंचर, दे फेल्ट दैट सच एफर्ट शुड बी इनकरेज्ड, that his benefit would be achieved to workforce in the economy was healthy and citizens were educated। देखो क्या मतलब है इस बात का, इसका मतलब ये है कि बेसिकली देखो यहां नीचे आपको मिल जाएगा लिखा हुआ कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट में जो इंडस्ट्रियां थी रशिया की ना, ये इंडस्ट्रियां रशियंस की नहीं थी, ये किसकी थी, आउटसाइडर्स की थी। ठीक है, यानी कि रशिया से बाहर वालों की थी ये इंडस्ट्रियां। तो वो रशियन ट्रेडर्स या बिजनेसमैन जिन्होंने अर्न किया बेनिफिट, लाइक उनको प्रॉफिट मिला, उनको बेनिफिट मिला, बिजनेस किया, वेल्थ गेन किया, उनके मन में कहीं ना कहीं ये डेवलप होना शुरू हुआ कि हम अपनी खुद की इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं अगर हम अपने लोगों को मौका दे, अपने यहाँ पे एजुकेशन को प्रमोट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या क्रिएट कर सके, हम एक मार्केट डेवलप कर सके अपने लिए, अपने द्वारा। ठीक है, तो ये एक स्वदेशी कॉन्सेप्ट है ना, जो कि डेवलप होना शुरू हुआ किन के बीच में, तो लिबरल्स और रैडिकल्स के बीच में। ये कौन थे, ये रशियंस हैं। ठीक है, चलिए, इफ फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल्स वाज इंश्योर्ड, इफ द पुअर कुड लेबर and those with the capital would operate without restraint, they believe that societies would develop। ठीक है, क्या बोला जा रहा है यहां पे कि फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल वाज इंश्योर्ड, अगर हर एक की आजादी को इंश्योर किया जाए, है ना, इफ द पुअर कुड लेबर, ठीक है, एंड दोज विद कैपिटल कुड ऑपरेट विदाउट रेस्ट्रेंट, दे बिलीव दैट सोसाइटीज वुड डेवलप। ये मानना किसका था, तो ये मानना था ओवरऑल कंजर्वेटिव्स का। ठीक है, कि जहां पे जो पूंजीपति है वो राज करेगा और जो लेबर क्लास है, जो गरीब है, वो काम करेगा। मेनी वर्किंग मैन एंड वुमेन हु वांटेड चेंजेस इन द वर्ल्ड रैलीड अराउंड एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग, यू कैन से, यूनियंस। और इस तरीके से इन इंडस्ट्रियों से ही यूनियंस की शुरुआत हुई, यानी कि एक संगठन बनना शुरू हुआ, जो पहले तो वर्कर्स यूनियन था, लेबर यूनियन था, लेकिन आगे चलेंगे जब चैप्टर में तो आप देखोगे कि वो पैसे पॉलिटिकल पार्टी का रूप लेगा और एक बड़े से, यू कैन से, इवेंट्स इस पूरे रशियन रेवोल्यूशन को लीड करेगा आगे चल के, लेनिन के तौर पे और बाकियों के तौर पे। ठीक है, द कमिंग ऑफ सोशलिज्म टू यूरोप। अब देखो यहां पे बात किसकी करेंगे, तो सोशलिज्म की करेंगे इस टॉपिक में। सोशलिज्म, समाजीकरण या समाजवाद आप इसको कह सकते हो, है ना, समाजवाद वाद है ये, वाद बो नहीं होगा। तो समाजवाद का कॉन्सेप्ट क्या है ना बच्चों, कि सोसाइटी यानी कि समाज जो है वो सबका होगा,
सिंपल भाषा में समाजवाद जो है वो इक्वालिटी पे बेस्ड होता है और ये इसी बात को प्रमोट भी करता है। ठीक है, इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है कि कैपिटलिज्म नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी पूंजीपति नाम का कोई व्यक्ति नहीं होगा। जितने भी रिसोर्सेज हैं किसी सोसाइटी या कंट्री के, वो सब गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे और गवर्नमेंट उसको इक्वली क्या करेगा, सब में डिस्ट्रीब्यूट करेगा जिसको इसकी जरूरत है। साधारण भाषा में समझो, प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत क्या होता है, बीपीएल कैटेगरी के यानी कि गरीब कैटेगरी जो है भारत की, बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन, उनको 5 किलो अनाज पर पर्सन दिया जाता है। तो ये सबको बराबर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो मुखिया जी, अगर जिसकी मुखिया जी से या फिर डीलर से ज्यादा नजदीकी रिलेशन होंगे उसको डीलर या मुखिया 10 किलो दे देगा और जिससे उससे ताल्लुकात खराब होंगे उसे वो 2 किलो ही देगा। बिल्कुल नहीं, यह 5 किलो सरकार ने फिक्स कर दिया है कि भैया हर मनुष्य की आवश्यकता है, हर जीव की, ह्यूमन बीइंग की आवश्यकता है जो गरीब है, तो भैया पर पर्सन 5 किलो दिया जाता है, बराबर दिया जाता है। बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है आपका सोशलिज्म, कि समाज के सारे रिसोर्सेस को बराबर बांटना। ठीक है, क्लियर है। इस कब डेवलप हुआ, तो मिड 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ। ठीक है, इंडिविजुअल्स ओन द प्रॉपर्टी दैट गेव एम्प्लॉयमेंट बट द प्रॉपर्टी वर कॉन्स्मिन्ड ओनली विद द पर्सनल गेन एंड नॉट विद द वेलफेयर ऑफ दोज हु मेड द प्रॉपर्टी प्रोडक्टिव। बहुत ध्यान से समझो इस बात को। ये सोशलिज्म कैसे आया, ये कॉन्सेप्ट वो समझा रहा है। ये पैराग्राफ आपको समझाएगा बच्चों, ये पैराग्राफ आपको समझाएगा कि हाउ द आइडिया ऑफ सोशलिज्म इमर्ज्ड। ठीक है, ये जो आइडिया है ना सोशलिज्म की, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, क्योंकि किसी भी विचार की उत्पत्ति का कोई ना कोई कारण होता है। ऐसा तो नहीं होगा कि रात में किसी को एक दिन सपना आया होगा, कल होके सुबह सुबह चिल्लाने लगा होगा छत पे चढ़ के कि भैया सोशलिज्म करेंगे। नहीं, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, कॉन्सेप्ट इससे आया कि भैया इंडिविजुअल जो लोग हैं उनके पास जितनी प्रॉपर्टी है और वो जो भी गेन कर रहे हैं वो उनका पैसा है, वो उस पैसे का इस्तेमाल देश, समाज और दूसरे की भलाई के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल अपना सिंगल इंडिविजुअल बेनिफिट देख रहे हैं, है ना। अंबानी का पैसा बच्चों, अंबानी का पैसा है, अंबानी उससे दूसरा इंटीरियर बनवाएंगे, अंबानी हेलीकॉप्टर, प्लेन, चार्टर प्लेन जो बनाएगा वो खरीदेंगे, है ना। वो अंबानी और उनके बच्चों, उनके परिवार का पैसा होगा, उससे हमें आपको क्या। लेकिन नरेंद्र मोदी यानी कि देश के प्रधानमंत्री के पास, यानी कि भारत के खजाने में जो भी मुद्रा होगी, जो भी पैसे होंगे, वो देश का पैसा होगा बच्चों, है ना। वो हमारा पैसा होगा, वो आपका पैसा होगा और उससे नरेंद्र मोदी देश के विकास के लिए खर्च करेंगे, देश के डेवलपमेंट के लिए खर्च करेंगे। नरेंद्र मोदी बाध्य हैं, क्योंकि हमने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है इसी काम के लिए, तो वो बाध्य है ये करने को कि वो देश का विकास करे, अन्यथा अगली बारी हम उन्हें हटा देंगे। लेकिन अगर मुकेश अंबानी अपना 1 रुपया भी किसी भी समाज के भलाई में ना खर्च करे, अपने स्वार्थ में, अपने लिए, स्वार्थ क्या कमाया है अगले ने, अब मतलब एक बहुत बड़ा, है ना, बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है ना बंदे ने, अपने पिता की धरोहर को आगे बढ़ाया है, तो उन्होंने किया है, वो कहेंगे ये मैंने अर्जा है, मैंने किया है, इसका सुख मैं भोगूंगा। हम आप उनसे हक नहीं छीन सकते, उन पे क्लेम भी नहीं कर सकते। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द रीजन ऑफ द इमर्जेंस ऑफ सोशलिज्म। होप आप समझ गए होंगे। आगे आइए, आप बढ़ जाते हैं। चलिए, कुछ फिलोसफर्स हैं हमारी सोसाइटी में हुए, यूरोप की सोसाइटी में, जिन्होंने अलग अलग विचार रखा सोशलिज्म पे। रॉबर्ट वोन, a leading English manufacturer, sought to build a cooperative community called New Harmony in Indiana, USA। देखो, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है बच्चों, कोऑपरेटिव। देखो, को वर्ड का मतलब है स्वतः, ठीक है, अपने से। ऑपरेटिव मतलब चालित, ठीक है, ध्यान देना, ऑपरेटिव का मतलब है चालित, मतलब स्वतः चालित, ठीक है, जो अपने से चले, यानी कि
ना कोई मालिक ना कोई नौकर, हर कोई मालिक हर कोई नौकर। ठीक है, कंपनी के अंदर 10 लोग हैं, 10 पीपल हैं, और 10 के 10 ठीक है क्या करेंगे, मिलके काम करेंगे। जो प्रॉफिट आएगा अब एक अनुपात में, एक रेशियो, तय रेशियो में प्रॉफिट का आपस में सब लोग बांट लेंगे। मतलब सैलरीड कोई नहीं होगी, सबको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आइडिया ऑफ कोऑपरेटिव। और इस कोऑपरेटिज्म से निकला है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते चरणबद्ध तरीके से इसी सिस्टम का विकास होते होते फाइनली सोशलिज्म आया, जिसको कार्ल मार्क्स ने दिया। चलिए, in France, Louis Blanc wanted a government to encourage the cooperative and replace capitalist enterprises। मतलब यूरोप के अलग अलग देशों में कोई ना कोई ऐसे हुए हैं जिन्होंने इसकी वकालत की है, इसको आगे बढ़ाने की बात की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मार्क्स की आइडियोलॉजी पे आ जाते हैं फटाक से। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिच एंजल्स, दो नाम आपको यहां मिलेंगे, दोनों बहुत फेमस है। कार्ल मार्क्स 18 to 1883, Friedrich Engels 1820 to 1895 added the idea of argument. Marx argued that industrial society was a capitalist society. पूंजीपतियों की समाज है, जिसके पास पूंजी है, पैसा है, वही वहां कमा रहा है, पैसे से पैसा कमा रहा है, गरीब उनके लिए काम कर रहा है, गरीबों की वजह से, लेबर्स की वजह से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन उन्हीं लेबर्स को, गरीबों को वो इतना कम पे करते हैं, उनकी वेजेस इतनी कम है, लेस है कि भैया उनका विकास नहीं हो रहा है। ठीक है, द कंडीशन ऑफ वर्कर्स कुड ओनली इंप्रूव थ्रू अ लॉन्ग, है ना, एज लॉन्ग एज द प्रॉफिट वाज एक्यूमुलेटेड बाय प्राइवेट कैपिटलिस्ट। उन्होंने कहा कि भैया गरीबों की हालत तब तक नहीं सुधरेगी जब तक कैपिटलिस्ट लोग पैसा अपने पास रखना बंद नहीं करेंगे। मार्क्स बिलीव दैट टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण। ठीक है, वर्कर्स हैड टू कंस्ट्रक्ट अ रेडिकली सोशलिस्ट सोसाइटी। ठीक है, मतलब एक परिवर्तनकारी समाज बनाना होगा जहां ऑल द प्रॉपर्टी वाज सोशली कंट्रोल्ड, जहां हर संपत्ति या सोशली कंट्रोल्ड का मतलब सरकार या गवर्नमेंट के द्वारा बराबर मात्रा में कंट्रोल की जाएगी और सबके लिए किया जाएगा। तो जब तक एक ऐसा समाज ना बने तब तक यह संभव ही नहीं है कि गरीब गरीबी से उठ जाए, है ना, अन्यथा गरीब गरीब ही रहेंगे और बढ़ते ही जाएंगे इनकी गरीबी। ठीक है, चलिए फटाफट से टॉपिक में पहुंच जाते हैं। अब हम लोग फाइनली इसको एंड करेंगे आज के इस वीडियो को। ठीक है ना, हम लोग आगे नेक्स्ट मतलब पार्ट 2 जब जैसे स्टार्ट होगा, हम लोग इस पार्ट 2 को शूट करेंगे इस वीडियो के सेकेंड पार्ट में। ठीक है, सपोर्ट टू सोशलिज्म को देख लेते हैं फटाक से। By 1870 the socialist idea spread through the Europe। यूरोप के गलियारों से ये निकला, और ये निकालने में इसको किसने किया, इंटरनेशनल एक बॉडी बनी, इसका नाम था इंटरनेशनल। देखो यहाँ पे एक वर्ड है फर्स्ट इंटरनेशनल आपको मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इंटरनेशनल, और उसके बाद मिलेगा सेकंड इंटरनेशनल। ठीक है, दिमाग में डाल लेना, ये जो शब्द है ये क्या है, तो ये दो ग्रुप हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल एक टाइप के मीटिंग थी, एक टाइप का ग्रुप था, ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कार्ल मार्क्स के मृत्यु से 6 वर्ष पहले बनाया गया था, इसी सोशलिज्म के आइडिया को पूरे यूरोप और पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड करने के लिए। और सेकेंड इंटरनेशनल क्या है, तो ये कार्ल मार्क्स की डेथ के 7 साल के बाद कार्ल मार्क्स के जितने फॉलोअर्स हैं, ठीक है, उन लोगों ने मिलके इस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया और इसको नाम दिया सेकंड इंटरनेशनल। मुद्दा क्या था सेकंड इंटरनेशनल का, तो पूरे वर्ल्ड में इस नए कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम सोशलिज्म है, उसको फैलाना, स्प्रेड करना। ठीक है, चलिए। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड जर्मनी began forming associations to fight for a better living। ठीक है, इन जर्मनी they are like associated worked closely with the Social Democratic Party। ठीक है, एंड हेल्प इट विन द पार्लियामेंट्री सीट्स। मतलब आप कह सकते हो कि समाज के अंदर ये जो सोशलिस्ट लोग थे ना, सोशलिस्ट, ये समाज के अंदर, चूंकि देखो किसी भी समाज में ज्यादा क्या होता है, गरीब होते हैं ज्यादा, है ना, गरीबों की संख्या ज्यादा होती है। तो भैया ये गरीबों का एक ग्रुप बनने लगा, और ये गरीब लोग अब पॉलिटिकली एक्टिव हो गए, और अलग अलग देशों में इन्होंने अपने ट्रेड यूनियंस बना लिए, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टियां बना ली, और ये लोग चुनाव के जरिए अब सत्ता में आने लगे, यानी कि पॉलिटिकल पावर गेन करके कंट्री को लीड करने में आ गए।
जब ऐसा होता है तो क्या होता है, कोई एक विचारधारा का व्यक्ति जब सत्ता के गलियारों तक पहुंच जाता है तो बच्चों आप कह सकते हो कि वह विचारधारा अब पूरी तरीके से उस देश में थोपी जाएगी या एक तरीके से लागू कर दी जाएगी, ऐसा हम मान सकते हैं या सोच सकते हैं। ठीक है, सोशलिज्म का विकास जैसे जैसे बढ़ रहा था, ऐसे लोग जो सोशलिस्ट थे, कैपिटलिज्म के खिलाफ थे और वो राजनीतिक गलियारों से होते हुए चुनाव जीतकर पार्लियामेंट तक पहुंच रहे थे, वैसे वैसे सोशलिज्म मजबूत होता जा रहा था और ये आइडिया एक इंटरनेशनल लेवल के आइडिया विचार के तौर पे हमारे सामने आ गया। ठीक है, पार्ट 1 में इतना ही, जहां हमने बात की आज सोशलिज्म। पहले तो बात की हमने सोसाइटी के 3 विचारों की, लिबरल्स, रैडिकल्स, कंजर्वेटिव। फिर हमने बात किया सोशलिज्म, इसके विचार, इसकी उत्पत्ति और इसके मतलब इसके जो व्यवस्थापक थे जिन्होंने इनके विचार दिए, रिफॉर्मर्स, उनके बारे में। अंततः सोशलिज्म एंड पॉलिटिक्स, इसकी हम लोगों ने चर्चा की। होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कर दो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करके बताना कैसा था वीडियो। एंड अभी तक अगर वीडियो को देखा तो थैंक यू वेरी मच। पार्ट 2 आने का इंतजार करना, पार्ट 2 कल ही आ जाएगा होपफुली। उसमें हम लोग डिटेल्ड में सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे इस चैप्टर की। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।